प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का फाइनल एग्जाम जैक बोर्ड का अभी बाकी है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पीजीटी इतिहास के शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा तैयार किया गया सटीक उत्तर टू द पॉइंट जो तैयार किया गया है उसी को हम लोग देख रहे थे। ये चैप्टर 10 है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये चैप्टर से महत्वपूर्ण जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न है इतिहास विषय के इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अशोक मेहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो नाना साहेब और बेगम हजरत महल। पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना के पुनर्गठन के लिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अबदस्त कर कहां भेज दिया गया था? तो रंगून। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? झांसी। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड वेलजेली ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? रानी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामसर्टन। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा कौन सा नया राइफल का प्रयोग किया गया था? तो एनफील्ड राइफल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं के नाम बताएं। तो नाना साहेब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। दूसरा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? तो यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई है। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे जिन्होंने 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुआ? तो 1857 के विद्रोह सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। फिर 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम बताएं। पहला रानी लक्ष्मीबाई, फिर बेगम हजरत महल, जीनत महल, वीरांगना झलकारी बाई। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किन राज्यों को अपने अधीन किया था? तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत संतारा, झांसी, नागपुर, जौनपुर, सबलपुर, उदयपुर आदि को अपने अधीन कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे जिन्हें अंग्रेजों ने 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कोलकाता भेज दिया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। तो प्रमुख केंद्र के नाम है मेरठ, दिल्ली, बनारस, अवध, कानपुर, झांसी और इलाहाबाद। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1856 ईस्वी में सैनिकों की पुरानी बंदूक ब्राउन बेसस के स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूकें देने का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रयोग करने के लिए कारतूसों को राइफल में भरने
से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर छावनी में यह समाचार फैल गए कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों हडसन और बाघ की हत्या कर दी। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। दूसरा, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें तो 1857 के विद्रोह को सिपाही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के निम्न प्रमुख कारण थे। पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की गोद निषेध तथा राज हड़प नीति को माना जाता है। उसने इस नीति के तहत संतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, जौनपुर और बघाट आदि अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा उसने कुशासन के आधार पर अवध पर अधिकार किया। अगला है धार्मिक कारण तथा सामाजिक कारण। अगला पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नर बलि जैसी प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया था तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया। अगला है, भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाना तथा धर्म के आधार पर प्रोन्नति देना भी भारतीयों को उग्र किया। तीसरा है सैन्य कारण, जिसमें पॉइंट है, भारतीय सैनिक वर्ग में ज्यादातर किसान वर्ग से थे, जिनके साथ अपमानजनक वर्दी देना। फिर रखा, समुद्र के रास्ते बाहरी प्रांतों में युद्ध पर ले जाना तथा प्रोन्नति नहीं मिलना। चौथा है आर्थिक कारण, जिसमें आम जनता पर भारी भरकम भू राजस्व देने का दबाव बनाना। दूसरा पॉइंट है, रेल, डाक, तार इत्यादि को अंग्रेज अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए प्रयोग करते थे तथा ब्रिटेन के वास्तु भारत में सस्ते दर पर बेचा जाता था, जिससे भारत का बाजार गिरने लगा। पांचवा है तत्कालीन कारण। तो विद्रोह का तत्कालीन कारण 1857 में नई एनफील्ड राइफल में लगाई जाने वाली कारतूस को माना जाता है। इसका व्यवहार करने के पूर्व इसे दांतों से काटना पड़ता था और उस समय यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जिसके कारण 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और सेना की टुकड़ी को भंग कर दिया गया। अगला है 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। तो 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों को आरंभिक सफलता तो मिली, परंतु शीघ्र ही वे पराजित होने लगे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कालपी और अन्य स्थानों पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। दिसंबर 1858 तक विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। इस तरह विद्रोह असफल हो गया, जिसके निम्न कारण इस प्रकार है। पहला, प्रभावी नेतृत्व का नहीं होना। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं कर सके। दूसरा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का आंदोलन के समर्थन में दृढ़ निर्णय लेने का अभाव। तीसरा है भारतीयों के विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन का होना। फिर है आपका मध्यम व शिक्षित वर्ग का आंदोलन में भागीदारी नहीं होना। फिर अगला पॉइंट है उत्तर तथा मध्य भारत को छोड़कर अन्य प्रांतों के देशी राजाओं का सहयोग आंदोलन को प्राप्त नहीं हुआ। फिर अगला पॉइंट है आपका भारतीयों की तुलना में अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति तथा आधुनिक हथियार का होना। गोरखा, सिंधिया और सिखों के द्वारा अंग्रेजों को मदद करना। और लास्ट पॉइंट है सत्ताधारी होने के कारण संचार के साधन रेल, डाक, तार एवं परिवहन सभी अंग्रेज के अधीन थे। विद्रोहियों के पास हथियार, संचार एवं धन की कमी थी। अगला 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और यहाँ आते ही उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार किया और यह कहना सही होगा कि उसने अपने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण के लिए जिन नीतियों का पालन किया वो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी साबित हुआ, जो निम्न प्रकार से। पहला, गोद निषेध नीति। तो डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक कूटनीतिज्ञ सिद्धांत का निर्माण किया, जो यह कि जो राज्य
अपहरण या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत उसने वैसे राजाओं को जो निसंतान थे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी बालक को गोद लेना चाहते थे, वैसी परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया और उनके राज्य को कंपनी में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत उसने संतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर तथा झांसी का विलय किया। दूसरा पॉइंट है कुशासन की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अलावा कुशासन के आधार अवध के राजा वाजिद अली शाह कुशासन तथा अलोकप्रियता का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी को अवध का अधिग्रहण किया। पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति। तो लॉर्ड डलहौजी ने अनेक देशी नरेशों के पेंशनों तथा उपाधियों को समाप्त कर दिया। उसने कर्नाटक और तंजौर के शासकों की मृत्यु के बाद उनकी उपाधियां समाप्त कर दी और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नाना साहेब ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी बन गए। अगला है मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद के मुगलों को लाल किला छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद के मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर सकेंगे। इन घोषणाओं के द्वारा कंपनी के अधिकारी मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे। अगला है धार्मिक परिवर्तन की नीति। तो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले सैनिकों को उच्च पद देते थे, जिसे धार्मिक भेदभाव का प्रतीक होता था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो 1857 का विद्रोह असफल रहा, किंतु इसके साथ ही भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन का धरातल मजबूत किया। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बदलकर सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया और भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। दूसरा है, भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को दूर करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि राजाओं के दत्तक पुत्र अर्थात गोद लेने का अधिकार होगा और अब देशी राजाओं को अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। तीसरा है, 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल सत्ता का अंत 1857 के विद्रोह में हो गया। मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर तथा गद्दी से हटाकर उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और वहीं कैद खाने में 1862 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु हो गई और बादशाह के गद्दी से हटाए जाने के साथ ही भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो गई। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन लाया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। सैन्य व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किया गया। पील कमीशन 1858 की सिफारिशों के अनुसार सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा सेना और तोपखाना के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को अलग रखा गया और आंतरिक सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजी सैनिकों को सौंप दिया गया। अगला है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ किया। 1857 की क्रांति के बाद दूरगामी परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नाम से विश्व में दो देशों का भी उद्गव 1947 में हुआ। तो बच्चों, ये थे प्रणव प्रियदर्शी पीजीटी हिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।